हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आज हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इस चैप्टर में हम लोग को टॉपिक पढ़ना है और फिर उसके बाद एक एक टॉपिक करके आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आपका फिजिक्स का चैप्टर 2 रहा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो देखिए, पहले हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद एक एक करके हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है टॉपिक में, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, ह्यूमन आई, यानी कि जो चैप्टर का नाम है वही सबसे पहले पढ़ना है। क्या ह्यूमन आई क्या होता है? ह्यूमन आई जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसका पार्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन आई का कौन कौन सा पार्ट होता है। कॉर्निया क्या होता है, लेंस क्या होता है, आइरिस क्या होता है, पिपल्स क्या होता है, रेटिना क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, ये सब पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, है कि नहीं। तो ये हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन आई एंड इट्स पार्ट, उसका पार्ट पढ़ना है और ह्यूमन आई को पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग को पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग दूर या नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो कैसे पावर को एडजस्ट करने का। पावर ऑफ एकोमोडेशन का काम क्या रहता है? पावर को एडजस्ट करने का, तो वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब पावर ऑफ एकोमोडेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि क्या क्या विजन में डिफेक्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि डिफेक्ट्स इन विजन। उसमें क्या क्या पढ़ना होगा हम लोग को, जैसे पहला आपको बताया गया है मायोपिया। क्या? मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या? आपका इसमें नज़दीक का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। फिर सेकंड वाले में हम लोग को क्या पढ़ना होगा? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? आपको दूर का दिखेगा लेकिन नज़दीक का नहीं दिखेगा हाइपरमेट्रोपिया में। ये सब बात हम लोग करेंगे सेशन में। फिर उसके बाद प्रेस बायोपिया, ये तो और खतरनाक है। क्या? कि ना नज़दीक का दिखेगा ना दूर का दिखेगा, प्रेस बायोपिया। ये होता क्यों है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ऐसे आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि एज ढल जाने के कारण से ये आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। कौन सा? प्रेस बायोपिया, है कि नहीं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। मायोपिया क्या है, उसका काउजेज क्या क्या है, यानी कि किस कारण से वो होता है, और उसका करेक्शन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जान गए और उसका करेक्शन नहीं करेंगे तो जानने से फायदा क्या होगा। तो हम लोग को ये भी जानना होगा कि मायोपिया होता क्या है, कैसे होता है और उसका करेक्शन क्या है। फिर उसके बाद जानेंगे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, वो किस कारण से होता है, यानी कि उसका काउजेज जानेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग उसका करेक्शन जानेंगे, यानी कि उसका निपटारा कैसे करेंगे। फिर ये काउजेज, प्रेस बायोपिया का क्या क्या कारण है, फिर उसका हम लोग करेक्शन पर बात करेंगे। फिर उसके बाद देखिए आपका आगे क्या पढ़ना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट आगे हम लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद यानी कि डिफेक्ट्स इन विजन जब आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का डिस्पर्जन कैसे होगा। यानी कि एक व्हाइट लाइट आएगा और क्या करेगा, प्रिज्म से जब पास करेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वो 7 कलर में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है ना। तो ये हम लोग को पढ़ने को मिलेगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट में पढ़ने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। अब वही लिखा हुआ है डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। कहाँ? रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ये रिफ्रैक्शन हम लोग ग्लास प्रिज्म के थ्रू पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में लाइट में, लेकिन फिर से एक बार इसमें हम लोग रिपीट करेंगे ताकि जो लोग उसको भूल भी गए होंगे यहाँ पर आपका रिपीट हो जाएगा। उसमें प्रिज्म का कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते थे, फिर उसके बाद एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम आपका इंपॉर्टेंस है कि जैसे इसमें आपको बताया गया क्या कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या आएगा, एक व्हाइट लाइट आएगा और 7 कलर में डिवाइड आ जाएगा, उसी पे चर्चा इसमें स्पेक्ट्रम पे भी है। फिर उसके बाद आपको आगे पढ़ना क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है आगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद हम लोग का उसका कंडीशन क्या क्या होगा, यानी कि इसमें पढ़ना है हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद उसका कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब हो जाएगा तो उसका हम लोग कंडीशन क्या क्या है उसका कंडीशन पढ़ेंगे। जब एक कंडीशन हो जाएगा तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये तो आपका रेनबो, रेनबो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनबो क्या होता है हम लोग को देखेंगे। कभी कभी क्या होता है जब बारिश होगा और बारिश होने के तुरंत बाद आप देखेंगे क्या कि कुछ अलग ही तरह का चमक रहा है लाइट,
व्हाइट नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि कुछ, और ये भी नहीं दिखेगा कि 7 कलर दिख रहा है। वो इसलिए आपको नहीं दिखता है क्योंकि सबका क्या है, वेवलेंथ सेम नहीं है। जो जिसका वेवलेंथ कम होगा वो आपको नहीं दिखाई देगा, और जिसका वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा रहेगा उस दिखाई देगा। तो हम लोग रेनबो पर भी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो इसके इफेक्ट से क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। फिर क्या है, एडवांस सनराइज, यानी कि सनराइज एडवांस कैसे हो जाता है, यानी कि सन आपको निकलने से पहले ही लगेगा क्या, क्या हो गया, सूर्योदय हो गया, यानी कि सनराइज हो गया, है कि नहीं। और डिले सनसेट का मतलब क्या है, यानी कि सन को डूबने से पहले ही लगेगा क्या, कि सनसेट हो गया। तो ये आपका 2-2 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा हम लोग के साथ नहीं होता तो हम लोग 4 मिनट और ज़्यादा सोते हैं कि नहीं। 2 मिनट पहले क्या लगता है कि सनराइज हो गया, और 2 मिनट पहले क्या लगता है, जैसे देखिए 2 मिनट सूर्योदय होने से पहले आपको पता चलेगा कि क्या हो गया, सनराइज हो गया, और सनसेट होने के बाद यानी कि 2 मिनट तक लगेगा कि अब हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन यानी कि 4 मिनट और हम लोग एक्स्ट्रा सो सकते थे, एक कंडीशन के कारण हम लोग को पहले ही क्या लगता है कि हो गया ऐसा। फिर उसके बाद क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी कि स्टार ट्विंकल कैसे करता है, किस इफेक्ट के कारण करता है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे इसमें आपको बताया जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में। फिर उसके बाद हम लोग आगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इस पे डिस्कशन करेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। फिर उसके बाद टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अब ये क्या लिखा गया है, डिपेंडेंस ऑफ कलर स्कैटर्ड लाइट, यानी कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा तो अलग अलग कलर का जो लाइट है वो अलग अलग तरीके से स्कैटर होगा। यानी कि कोई किसी का वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो स्कैटर कम करेगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा वो स्कैटर ज़्यादा करेगा। इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। फिर आपको इसमें बताया जाएगा क्या, कि जैसे देखिए फर्स्ट में क्या बताया गया है कि डेंजर सिग्नल, क्या, डेंजर सिग्नल और साइन आर मेड इन रेड कलर, यानी कि जो डेंजर सिग्नल होता है और साइन होता है उसको हम लोग किस कलर से बनाते हैं, तो रेड कलर से बनाते हैं। इसके पीछे तो कुछ लॉजिक होगा, तो इसलिए हम लोग रेड कलर से बनाते हैं क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका डिविएशन क्या होगा, कम होगा। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर को यूज करते हैं। या आप बहुत सारे हॉस्पिटल देखे होंगे, मेडिकल स्टोर देखे होंगे, उस पर देखते होंगे क्या, उसका जो बोर्ड लगा हुआ रहता है वो कैसा कलर का रहता है, रेड कलर का रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो आपको बहुत दूर से ही दिखाई देगा। फिर उसके बाद क्या है, कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन ए क्लियर डे, यानी कि डे लाइट में आपको क्या दिखता है, जो स्काई का कलर है वो ब्लू कलर का अपीयर होता है। उस पर भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद लिखा हुआ है अपीयरेंस ऑफ स्काई टू एस्ट्रोनॉट इन दिज स्पेस। अब यानी कि बताएगा क्या कि एस्ट्रोनॉट में हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट होने के कारण से आपको ब्लैक कलर का दिखाई देता है कि नहीं। यहाँ बता दिया कि ब्लू कलर का दिखाई देता है, वहाँ ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो उसके पीछे एक लॉजिक है क्या, वहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं रहता है जिसके कारण से स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। यही आपका उसका लॉजिक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कलर ऑफ सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, यानी कि फिर इस पे भी डिस्कशन होगा क्या, जब सन क्या होता है, सनराइज करता है या सनसेट करता है उस समय कैसा कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाता है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो उसका रीजन ये है कि जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तो सन कहाँ रहता है, होरिजन के पास रहता है और डिस्टेंसेज ज़्यादा रहता है। अब उसमें क्या होगा कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वही हमारे पास तक आ पाएगा। तो रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण से हम लोग रेड को देख पाते हैं, बाकी सब लाइट को नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए हम लोग को उस टाइम पर रेड कलर का दिखाई देता है। इस पर भी डिस्कशन होगा आपका। फिर देखिए आगे क्या, अब यहाँ से हम लोग का एक एक टॉपिक करके यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। हम लोग पहले देख लिए कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना था। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा गया है, ह्यूमन आई, बोले थे ना, यानी कि जो चैप्टर नेम है उसी को पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या, ह्यूमन आई, यानी कि ह्यूमन आई क्या होता है। देखिए आपको बहुत अच्छा से इमेज भी बनाया गया है ह्यूमन आई का, यानी कि आपका आँख का इमेज यही है। अब ह्यूमन आई क्या होता है, देखिए पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, द सेंस ऑर्गन, क्या, द सेंस ऑर्गन डेट हेल्प अस टू सी, यानी कि जो हमारा ऑर्गन है ह्यूमन आई, ये क्या काम करता है, आई
देखने के लिए हेल्प करता है। किसको नहीं पता है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है कि डायमीटर ऑफ आई बॉल इज इतना है, यानी कि जो हम लोग का आंख का डायमीटर है वो कितना है, उसका आई बॉल का डायमीटर तो 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो बस हम लोग को इसमें इतना ही इंफॉर्मेशन जानना है क्या, कि ह्यूमन आई का हेल्प क्या है। ऐसे तो देखेंगे तो क्या बस ये डायरेक्ट एक लाइन में निपटा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, हेल्प बहुत कुछ है कि नहीं। तो ये लिखा हुआ क्या है कि हम लोग को देखने के लिए हेल्प करता है। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन आई। अब इसमें आपको बताया गया है कि कॉर्निया कहाँ पर रहता है, फिर उसके बाद बताया गया है पिपल्स कहाँ रहता है, यानी कि ये सब बताया गया है। लेंस कहाँ रहेगा, सिलियरी बॉडी कहाँ रहेगा, ये सब आप देखेंगे। ऑप्टिक नर्व से फिर लास्ट में सब कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो चीज देखेंगे उसको डिसाइड करेगा कि आप देख क्या रहे हैं, है कि नहीं। तो वहां इसीलिए ऑप्टिक नर्व से कनेक्ट है। अब देखिए यहां से आपका चालू होता है ह्यूमन आई, देख लिए आप ह्यूमन आई का काम क्या है। अब यहां से पार्ट उसका चालू, अब क्या होगा, पार्ट्स एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन आई का फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, सेकंड क्या कर रहा है, उस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो पहला आप देखेंगे क्या, कॉर्निया का क्या काम है, तो पहले उसको हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट वाले में क्या लिखा गया है, कर्निया, तो यानी कि इसका काम क्या है। तो कर्निया का आप काम देखिए, इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है और ये क्या करता है, मोस्ट क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्शन करने का काम करता है, रिफ्रैक्ट करने का काम करता है। कौन, कर्निया। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेंस, इट इज द कंपोज ऑफ ए फिब्रस जेली लाइक मटेरियल्स, कैसा मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल्स, प्रोवाइड्स द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, कैसा इमेज देगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज देगा ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। इमेज हम लोग का कहाँ फॉर्मेशन होता है, तो रेटिना के पास होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस इज द कन्वेक्स लेंस डेट द कन्वर्स द लाइट एट रेटिना, और ये लेंस को क्या बोला, कन्वेक्स लेंस, और ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा लाइट को कहाँ पर, रेटिना के पास करेगा। तो ठीक है, लेंस का क्या यूजेज है, ये आपका इमेज बनाने का काम करेगा, और कहाँ पर बनेगा, तो रेटिना के पास बनेगा। ठीक है, ऐसे आपका सारा पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन आप मेन मेन पॉइंट को इसमें जरूर याद करेंगे। फिर आपका क्या लिखा हुआ है, आइरिस क्या होता है, तो इट इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट द कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल, यानी कि किसका साइज कंट्रोल करने का काम करता है, कौन, आइरिस, पीपल का साइज कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि कितना लाइट हमको चाहिए, ठीक है ना, और उस हिसाब से उस साइज को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। फिर लाइट पे कंट्रोल भी बताया जाएगा आपको कि लाइट पे कंट्रोल किसका रहेगा। देखिए इसमें आपको बताया जाएगा कि लाइट पे कंट्रोल किसका रहेगा। तो बताया गया है क्या कि पिपल्स में क्या होगा, देखिए पिपल्स में क्या होगा कि इट इज द विंडो ऑफ आई, ये क्या है, एक तरह से आंख का खिड़की बोल रहा है क्या, कि यानी कि विंडो है, कितना खोलना चाहिए और कितना नहीं, यानी कि लाइट का अमाउंट को यही डिसाइड करेगा। बोल रहा है कि इट इज द विंडो ऑफ आई, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग, यानी कि कितना लाइट चाहिए और कितना नहीं चाहिए, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करता है, पिपल करता है। फिर उसके बाद रेटिना का क्या यूजेज है, देखिए उसका क्या लिखा गया है, इट इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसेटिव सेल, यानी कि कैसा है, एक बहुत सा मुलायम यानी कि नाजुक मेम्ब्रेन है, और ये बहुत सारा लाइट। अब इसमें देखिए रेटिना में होता क्या है, लाइट तो बहुत सारे आएंगे, उसमें डिसाइड करने का एक काम करता है। टू टाइप्स का आपका रेटिना में होता है सेल, कैसा, एक होगा आपका रॉड सेल, दूसरा क्या होगा, कोन सेल। रॉड सेल का काम क्या रहेगा, वो इंटेंसिटी को मेजर करेगा, किसको करेगा, इंटेंसिटी को मेजर करेगा, और दूसरा क्या करेगा, कोन सेल जो होगा वो कलर को मेजर करने का काम करेगा, क्या करेगा, कलर को मेजर करने का काम करेगा। तो रॉड सेल जो होगा इंटेंसिटी मेजर करेगा, और जो कोन सेल होगा वो कलर मेजर करेगा। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद ये पॉइंट बहुत आसान है, क्या बोल रहा है कि फार पॉइंट क्या होता है, तो फार पॉइंट से तो पता चल रहा है कि दूर का बात कर रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली फार पॉइंट ऑफ द आई, यानी कि हम लोग का वैसा डिस्टेंस मैक्सिमम जहां तक हम लोग क्लियरली देख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फार पॉइंट बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि फॉर ए नॉर्मल एडल्ट आई
इट्स वैल्यू इज इन्फिनिटिव, यानी कि आपका फार पॉइंट कहा जाए तो क्या है, इन्फिनिटी है। खुले आंख से आप पूरे देख सकते हैं, इन्फानाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं। वही बोलना चाह रहा है कि फायर पॉइंट क्या है, इन्फानाइट है हम लोग का। ठीक है, फिर देखिए आगे। जब हम लोग फार पॉइंट देख लिए तब फिर किसका बात करेंगे, नियर पॉइंट का बात करेंगे। देखिए आपका नियर पॉइंट के बारे में अब है, क्या लिखा हुआ है कि नियर पॉइंट ऑफ, नियर पॉइंट बताइए और लिस्ट डिस्टेंस बताइए, किसका, तो विजन का। तो वही लिखा हुआ है कि द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सी मोस्ट डिस्टेंटिवली विदाउट स्ट्रेन। कहने का मतलब क्या, बिना किसी चीज का हेल्प लिए आराम से दिखे, कितना मिनिमम डिस्टेंस रहना चाहिए। तो फॉर ए नॉर्मल एडल्ट आई द वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। कितना रहना चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस मेरा 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए और मैक्सिमम डिस्टेंस मेरा इन्फिनाइट है, यानी कि वहां तक हम देख सकते हैं, मिनिमम 25 पर और मैक्सिमम इन्फिनाइट पर। तो वही लिखा हो गया है क्या, कि रेंज ऑफ ह्यूमन विजन, यानी कि हम लोग का आंख का क्या रेंज होगा, तो 25 से लेकर के इन्फिनाइट तक होगा। कहाँ से कहाँ तक, तो 25 से लेकर के इन्फिनाइट तक होगा। ये हम लोग को पता रहना चाहिए। ये आपका हो गया रेंज ह्यूमन आई का। फिर देखिए उसके बाद क्या है, अब यहां से आपको बताया जाएगा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। क्या, यानी कि आई लेंस का एबिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी कि फोकल लेंथ को जो एडजस्ट करने का काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलेंगे। फोकल लेंथ कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल, यानी कि फोकल लेंथ को चेंज किया जा सकता है किसके हेल्प से, तो सिलियरी मसल के हेल्प से। फिर क्या लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ इंक्रीजेज व्हेन सिलियरी मसल गेट रिलैक्स्ड एंड द लेंस गेट थिन। अब बोल रहा है क्या, कि फोकल लेंथ हमारा इंक्रीज कर जाएगा किस कंडीशन में, जब क्या होगा, यानी कि लेंस क्या हो जाएगा, थीन हो जाएगा। लेंस थीन होने का मतलब क्या, वो बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। देखिए थीन और थिक होने का मतलब क्या है, थीन होने का मतलब कुछ इस तरह से है और थिक होने का मतलब कुछ इस तरह से है कि नहीं। तो इसी में बताया जा रहा है कि जब थीन होगा तो क्या होगा, उसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, और जब थिक होगा, देखिए फोकल लेंथ डिक्रीजेज, फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा किस कंडीशन में डिक्रीज करेगा, तो व्हेन सिलियरी मसल गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड द लेंस गेट थिक। यानी कि जब क्या हो जाएगा, उसका लेंस थिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस समय फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है कि नहीं। ये आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, इस स्लाइड में इतना ही, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।